जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी कि स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस से जो थे एवं ट्रेविरेनस जर्मनी से थे नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं नीचे दी हुई। पहला एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी, सर्पों स्नेक का अध्ययन। सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, फूलों का अध्ययन। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों किंगडम्स में, पहला पादप प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। लिनियस को जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पहला है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप प्लांटे और कवक फंगी एवं जंतु एनिमल। आगे है मोनेरा पहला। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया एवं आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अगला है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्राय जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा है पादप प्लांट। इस जगत में प्राय सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक यानी कि फंगी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको
मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी कि स्पीसीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीसीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लीन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेते हैं। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का है होमो सैपियंस, मेढक का है राना टिग्रिना, बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का है कैनिस फैमिलियरिस, गाय का है बॉस इंडिकस, मक्खी यानी कि जो हाउस फ्लाई है उसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका, और आम मैंगीफेरा इंडिका, धान यानी कि राइस ओरिजा सैटिवा, गेहूँ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, और मटर यानी कि पीसम सैटिवम, और चना जिसे कि ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में साइस एरिटिनम, सरसों यानी कि मस्टर्ड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और आगे है कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। कोशिका यानी कि सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। यहाँ ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। कोशिकाओं का औसत संगठन अवयव, और उसके बाद कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, जिसमें जल 70 to 90% होगा, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% और आयन 1%। अगला है
सबसे लंबी कोशिका हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वॉन ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, पहली बार रेडोल्फ बिरचो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहली प्राकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक। प्राकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, तो यहाँ पे अंतर है विशेषता, और उसके बाद यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। इंडोप्लाज्मिक प्रो में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम यहाँ पे 70 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे 80, और यहाँ पे गोल्जी कॉय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित हैं। आगे है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में हैं। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है और यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन ये प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के प्रमुख भाग मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सभी अवयव
एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारकाय सेंट्रोजोम, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल तंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतर्द्रव्यी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरवरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत में से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में ही होते हैं। ER का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा GE पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्रकणिका राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि यह हरित लवक सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडवर्गस इकाई है। अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। नोट: स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो रेड हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी कॉय, इसके खोज कैमिको गोल्जी, जो इटली से थे, नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैमिको गोल्जी। यह सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबुलस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी कॉय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी कॉय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी कॉय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेस और आगे हैं लाइपेजेस, प्रोटोएजेस एवं कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। इसे आत्मघाती थैली सुसाइड वेसल्स भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। लवक यानी कि प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है पादप कोशिकाओं का। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन।
नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। अगला है रसधानी वैक्यूल्स। यह कोशिका के निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसघानी एकल झिल्ली से आवृत होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है केंद्रक न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सी एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटीन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की रचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे इस तरीके से है न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस 2 भाग में बटा है ये आगे, और आगे है क्षार यानी कि बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन ए से, गुआनिन जी से और थाइमिन टी से, साइटोसिन सी से। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटोनिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबद्ध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबद्ध होते हैं। इस तरीके से ए डबल है टी और जी के साथ है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जी के साथ सी का, तो जी और सी एक जैसे हैं तो आप उसे याद रख सकते हैं और रिमेनिंग बचेगा ए टी, वो एक साथ है। 1953 ईस्वी में जे टी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। किसने? जे डी वाटसन ने 1953 में। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य है यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जिन इसकी इकाई है यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है।
इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए में इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एवं साइटोसिन होते हैं और आरएनए में बेस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है। यहाँ पे पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में तारक काय सेंट्रोजोम अनुपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में तारक काय सेंट्रोजोम उपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी होती है यहाँ पे पादप कोशिका में और यहाँ पे रिक्तिका छोटी होती है। अगला है पादप कोशिका में इसका आकार लगभग आयताकार होता है। पादप कोशिका में इसका आकार आयताकार होता है और यहाँ पे इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। आगे है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न को सर्वप्रथम 1855 में वीर चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला असूत्री विभाजन एमिटोसिस और दूसरा समसूत्री विभाजन मिटोसिस व तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस। असूत्री विभाजन में यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न हैं: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पैरेट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। यह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, फार्मर तथा मोरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एवं चौथा है टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन
और नेक्स्ट है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनीमीटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रिओल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटिन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ एवं पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार के जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस प्रकार इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेर क्रोमेटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एजमाटा कहते हैं। काई एजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काई एजमाटा का अंतिकरण हो जाता है। डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संस्तति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन यह विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री यह जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री में यह विभाजन में कम समय लगता है और यहाँ इस विभाजन में अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री में समसूत्री में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री में इस विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री में संस्तति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती और यहाँ पे अर्धसूत्री में संस्तति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री में इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री में इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री में इसके प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और समसूत्री में इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और अर्धसूत्री में इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है।